नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से हाजिर हूँ सवालों का वही समारोह लेकर के जिसमें आप सवालों के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने बंद किया था। वैसे शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा मैं गायब हो गया था, फिर से प्रकट हुआ हूँ। तो आज फिर से वहीं से गर्दा उड़ाएंगे, सवालों के साथ खेलेंगे और सीखेंगे। तो अगला जो सवाल आपके सामने है वो सवाल है 44। 44 यानी कि 44 नंबर सवाल में है क्या। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक। यदि एक घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाता है। ठीक है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है। तो ज्यादा दम नहीं है तो क्या, जितना दम है उतने से ही हम सवाल को बड़े ही सरल तरीके से सवाल को खत्म करेंगे। ठीक है। कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो जवाब सवाल ने कहा है कि 20% लाभ यानी कि 20 को अगर हम तोड़े तो 1/5 लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो। है कि नहीं, लिख पाएंगे ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक जगह सीपी लिख दो, फिर एसपी लिख दो और यहाँ एमपी होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को ले लेंगे और जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसकी कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसका रिलेशन और किसके साथ। तो 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है। 20% लाभ लाभ यानी कि 5 पे कितने का लाभ हो रहा है, एक का। तो अगर हम मान ले कि सीपी कितना है, सीपी कितना है 5 है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। ये क्या है, आप इसको रेशियो कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं। ठीक है। अब ये तो शुरुआती बात थी कि अगर कास्ट प्राइस कितना 5 रहा होगा तो इस पे 20% का लाभ लेकर के उसने 6 यूनिट में बेचा होगा या 6 रुपए में बेचा होगा। 5 रुपए में रहा होगा, 6 रुपए में बेच दिया होगा। तो उसको कितने प्रतिशत की लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक। अभी ये फिक्स नहीं है कि रुपया है क्या है, ये हमने इसको बस माना है तो इसको हम रेशियो बोलेंगे या यूनिट बोलेंगे। ठीक। अब सुनो। अब कह रहा है ये घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से 100 कम कर दिया जाए। इसमें भी 100 कम करना है, इसमें भी 100 कम करना है। तो एक्चुअली में ये क्या है, रेशियो है। हम इसको रेशियो ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेशियो। अब जब रेशियो को व्यक्तिगत वैल्यू में लिखना पड़े, इंडिविजुअल वैल्यू में लिखना पड़े, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स के साथ लिख देते हैं। यानी अब आपका जो सीपी होगा वो 5x हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, वो 6x हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 कम कर देंगे। तो जब इसमें 100 कम करोगे तो क्या ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसमें आप 100 कम कर देंगे तो क्या आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक। सवाल ने जैसा कहा है वैसा हमने कर दिया है। ठीक है। अब तो जो लाभ है, यहां लाभ कितना हो रहा था, यहां हम एक प्रॉफिट वाला पॉइंट लिख ले रहे हैं। यहां 20% का लाभ हो रहा है, 5% बढ़ जाता है। तो क्या 20 में 5 बढ़ा देंगे तो अभी के लिए कितना हो गया, 25% लाभ हो गया। कितना हो गया है लाभ, 25% लाभ हो गया है। ठीक है। होता क्या है लाभ, लाभ होता क्या है, प्रॉफिट को जब भी हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट को अगर हम लिखना चाहें तो प्रॉफिट परसेंट को लिखते हैं क्या, एसपी माइनस सीपी और डिवाइड बाय सीपी। इतनी बात आपको बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। जब मैंने प्रॉफिट और लॉस पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक होती है। ठीक है। अब देखिए, ये इसी से हम खेल करेंगे और सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है। 5x और ये अगर हम लिखना चाहें यहाँ वाली बात तो ये क्या 25% लिखेंगे, इसके लिए क्या 25% लिखेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो एसपी ये रहा, ये रहा। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो आप देखेंगे कि, अच्छा लिख ही देता हूं मैं, ये 6x माइनस में 100, माइनस में 5x, माइनस में फिर से 100, डिवाइड बाई सीपी। सीपी यानी कि ये कॉस्ट प्राइस यानी कि 5x, 5x माइनस 100। ठीक बात है। इतने बाद में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक। अब ये माइनस इसके साथ जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट प्लस। यहाँ देखो ये माइनस वाले 100 से ये प्लस वाला 100 खत्म, और ये 6x है और ये 5x है। तो यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी वो आप देखेंगे x डिवाइड बाई 5x माइनस 100, और
और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 25% के बराबर है। और यहाँ 100 का होता है। जब भी परसेंट प्रॉफिट लिखते हैं तो क्या यहाँ 100 का गुणा करते हैं कि नहीं, 100 का गुणा भी करते हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या 100x हो जाएगा, तो इसको हम बिगाड़ करके अगर लिखना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 100x लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दो। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताता हूँ, कोई ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, तनाव लेने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप सरल तरीके से सीखते हैं तो। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसके साथ गुणा करो तो 25 पंचे 125x हो जाएगा। इस 25 का इसके साथ भी गुणा होगा तो ये 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और ये 100x तो है ही, 100x रह जाएगा। ठीक, अब इसको इधर लेके आओगे, जब इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ये 125 में से 100 घट जाएगा तो आपका 25x। ये बराबर है तो ये इधर का उधर जाएगा, तो ये माइनस है तो उधर कितना हो जाएगा, प्लस में 25। ये 25 इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये 25 से 25 कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो बचेगा ना एक, यानी कि 100 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब कह रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य बता दो, तो भैया हमने प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माना है, यही माना है, तो 5 है और x की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो गुणा कर दो तो 500 हो जाएगा। जहाँ कहीं भी 500 रुपया लिखा हो उसे आप क्लिक कर लो, यानी कि कौन सा आंसर, बी आंसर। ठीक है, कुछ भी सवाल में नहीं था खास, बस आपको सवाल के अकॉर्डिंग चलते जाना है। जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक जी, देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है 45। कौन सा है, 45 नंबर। 45 नंबर सवाल में क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है। सवाल को अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार आप सवाल को देखिए, फिर से आपका आंसर आ ही जाएगा। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य, जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, उसके जो विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसके 25% के बराबर हो रहा है। कितना, तो क्या इसी का 25% लिख दे। जो प्रॉफिट है वो 25% है किसका, जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है, यही सवाल ने कहा है 25% के। ठीक, इतना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये कर सकते हैं कि P को इधर रहने दो, SP को इधर ले आओ, और ये 25% है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां परसेंट हो उसको 1/100 में तोड़ देते हैं। कितना करते हैं, 1/100 में तोड़ देते हैं। तो आप देखिए, ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 है। 1/4 किसका, अगर प्रॉफिट 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ लिख दो CP, यहाँ लिख दो SP, यहाँ लिख दो MP। MP की कोई बात ही नहीं की है तो इसको कट मारो। देखो प्रॉफिट कितना है, 1, इसी और इसी का अंतर ही तो होता है प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर ही प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। सेलिंग प्राइस कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो। इसका अंतर की बात करें तो हमारे पास CP कितना हो जाएगा, तो 4 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है, एस प्रॉफिट कितना है, 1। हम यहां से 1 बढ़ करके जाते तो हमारे पास इतना होता, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसी 4 में से 1 को घटा दो तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि नहीं। अब यहां से देखो इसका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट बताया जाता है वो हम किस पे बताते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। परसेंट प्रॉफिट कितना होता है, जो प्रॉफिट हो रहा हो और नीचे कितना लगा देंगे, CP, और इसी में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो 1 तो हो रहा है, 1 प्रॉफिट, इसका और इसका ही अंतर ही प्रॉफिट होता है। जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसका अंतर ही प्रॉफिट होता है। यहां से भी पता चल रहा है कि प्रॉफिट कितना है। हमारे पास CP कितना है, क्योंकि यहाँ CP यानी कि कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। ये 33 सही 1/4
3 आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल आपका है 46। 46 क्या है? एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। सवाल को जितने अच्छे तरीके से आप सीखेंगे पढ़ेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या है? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है? तो 45 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। 45 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। ठीक है, कुल मात्रा का 40% 60 रुपया। ठीक, पहले इधर से देख लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी उसने 30 किलोग्राम चावल खरीदने में कितना पैसा खर्चा किया है। तो आप देखिए कितना खर्चा किया है, इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर। आप देखिए इसको हम क्या, अच्छा रहने दो, 1 जीरो तो हो ही जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा और 3 चौका 12 और 1 13। वैसे भी 45 दूना 90 होता है और 45 तैया कितना होता है? 135 होता है और यहाँ का 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 1350 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे गुणा करना है तो आप ऐसे भी कैसे भी करिए, लेकिन गुणा करके उत्तर सही लेकर के आइए। ठीक, अब देखो कुल मात्रा का 40%, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30 है, 30 किलोग्राम है। इसका आप 40% आप देखेंगे, 40% कितना हो जाएगा? 4 तैया 12 यानी 12 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 40% कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम। तो अब बचा हुआ क्वांटिटी कितना है? तो 40% तो 12 हो गया, यानी 60% और बचा है। तो आप 60% या तो इसी 30 से 12 घटा दो तो निकल आएगा, नहीं तो 60 का इसी में गुणा कर दो 60% का, तो 6 त्रिक 18 यानी 18 किलोग्राम हो जाएगा। 18 किलोग्राम हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा? हम 30 का 40% निकालने हैं तो 40% डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये 4 3 12 यानी ऐसा हो गया। इसके लिए आप ऐसा कर लेंगे। ठीक, अगर जिसको नहीं आता है वो। अब सुनो, अब सवाल में और क्या है, अगर 60 किलोग्राम इसको 12 किलोग्राम को वो 60 रुपया पर किलोग्राम से बेच रहा है तो कितना रुपया बेच देगा? 12 छक 72 यानी 720 रुपए का वो चावल बेच देगा। 12 किलोग्राम बेच करके उसको कितना रुपया मिलेगा? तो 720 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि कुल 20% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, कह रहा है 20% उसको लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो इसको कितने में बेचे कि टोटल 20% लाभ हो जाए? तो हम यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस देखिए, जो टोटल उसने पैसा खर्च किया है 30 किलोग्राम चावल खरीदने में, वो 1350 रुपया खर्चा किया है। कितना? 1350 रुपया उसने खर्चा किया है। वो चाहता है कि टोटल 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 20% इसका निकाल लो, तो इसका 10% आप निकालेंगे तो 135 हो जाएगा। उसी में 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 270 हो जाएगा। कितना? 35 दूना 70 और ये यानी इसी में अगर आप 270 ऐड कर दो तो ये क्या 20% बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। ये जीरो, ये 7 5 12 के 2 और 3 2 5 और ये 1620 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए इसका 20% निकालने के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करते तो इतनी वैल्यू डायरेक्ट नहीं आती, इतनी वैल्यू आती। अगर हम इसी को 120 से गुणा कर दें, 120 से गुणा करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये इतनी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1620। जैसा आप करना चाहें। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि पहले इसका 10% निकालेंगे। जब 10% निकालते हैं तो ये जो इधर यहाँ से दशमलव उठा करके यहाँ रख देंगे, 135 हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% 135, तो इसी में 2 का गुणा करेंगे, जैसे ही 2 का गुणा करेंगे यानी कि 270 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में ऐड कर दो, क्योंकि हमें 20% बढ़ाना है, तो 1350 का 20% 270 होता है, उसी में बढ़ा देते हैं तो वो 1620 बन जाएगा। बात समझ गए? अब देखो, अब ये 1620 रुपया उसको चाहिए 30 किलोग्राम चावल बेच करके, क्योंकि वो जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है। ठीक, जिसमें से 12 किलोग्राम तो उसने 60 रुपए में बेच दिया है, तो बचा हुआ पैसा कितना है? तो इसमें से घटा दो, तो
इसमें से आप घटाएंगे तो हमें 900 रुपया चाहिए। जब 900 रुपया चाहिए तब ही हम 1620 पे पहुंच पाएंगे। क्यों? इसमें से इसको घटा करके देखो क्या 900 हो रहा है। अब ये जो 18 किलोग्राम चावल बचा है ना, उसको कितने रुपए में बेचे कि ये 900 रुपया पा जाए? तो आप देखिए, क्या 50 रुपए में बेचे तो उत्तर आ जाएगा। सवाल ने यही कहा है कि ये जो क्वांटिटी है 18 किलोग्राम कितने रुपए में बेचा जाए कि ये हमारा 20% का टोटल प्रॉफिट हो। तो हमने निकाल लिया है कि अगर 50 रुपए में बेचा जाए 1895 होता है, और सवाल का जवाब हुआ 50 रुपए में अगर बेचा जाए तो 900 रुपया कमा लेगा। ये देखो 720 पहले ही कमाया हुआ है, इतने में ऐड करोगे तो ये आपका उत्तर इतना ही आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें दैनिक जो कार्य आप करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आती भी हैं। कोई मेथड अगर आपको नहीं आता है तब भी इसका जवाब आप बड़ी ही आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक, अगला जो सवाल है वो आपका है 47। एक गाना आपने हनी सिंह का सुना होगा, 47 बेट कुड़ीदा नखरा हाई रेट कुड़ीदा। तो आपने सवाल पढ़ा, तो क्या इसके भी नखरे हैं? नहीं है। ठीक, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? क्रय मूल्य के साथ रिलेशन यानी कि संबंध दिया गया है। किसका दिया गया है? तो आप देखिए, अंकित मूल्य का दिया गया है। किसी का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं? एमपी लिखते हैं। क्या जैसा सवाल ने कहा है, जो क्रय मूल्य है वो एमपी का 80% है। जो क्रय मूल्य है यानी मार्क प्राइस का अंकित मूल्य का 80% है। ये रिलेशन यहां से बना ली। जैसे ही ये बना लिए तो अब आपका आसान हो गया काम। वो कैसे? वो ऐसे कि 80% को क्या लिखते हैं? परसेंट हटाते हैं तो 1/100 आ जाता है, और जैसे ही 1/100 आ जाएगा हमारा काम आसान। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ लिख दो सीपी, यहाँ लिख दो एसपी, यहाँ लिख दो एमपी। ये चीज़ें आपको 80% क्वेश्चन में ऐसा लिखना पड़ेगा, बड़े हैं आसानी से आंसर देने के लिए। ठीक है, अब सुनो, अगर हम ये काटें तो भी हमारा काम हो जाएगा, 8 और 10 बन जाएगा। लेकिन इसी को इतना रहने दो। क्यों रहने दो? अभी आपको पता चलेगा। हम इसको सीपी को क्या लिख दें? 80 लिख दो, और एमपी को क्या लिख दो? 100 लिख दो। ठीक बात है। बड़ी वैल्यू हमने इसलिए ली है कि अभी थोड़ा सा परसेंट में इधर उधर करना पड़ेगा, तो दशमलव में वैल्यू ना आ जाए। अगर दशमलव में आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए बड़ी वैल्यू लेते हैं। बड़ी वैल्यू लेने का कारण सबसे बड़ा यही है कि ठीक है, दशमलव में उत्तर नहीं देंगे। आओ सुनो, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य 25% के 47 है ना, 47 12% का बट्टा देने के उपरांत। अब देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसमें और इसका रिलेशन कितना होता है। यहां से लाल वाला यूज कर लिया जाए, क्योंकि लाल वाला तो मेरा हाथ लाल किए दे रहा है। ठीक, देखो यहां से यहां आएंगे तो डिस्काउंट लगेगा, और भी माइनस में। यहां से यहां आएंगे हमें प्रॉफिट होगा परसेंट में, या फिर लॉस होगा। यहां से प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दो में से एक चीज होगा। यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में हमेशा डिस्काउंट यूज करते हैं। तो कह रहा है 12% का, क्या हो रहा है? 12% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट। यहां से 12%, इसका 12% निकालेंगे। 100 का 12% 12 ही होता है, यानी इसी में से 12 अगर आपको घटा देना हो तो आप कितना बताएंगे? 88 नहीं हो जाएगा? अब कह रहा है कि प्रॉफिट बता दो, तो आप देखो प्रॉफिट के लिए कितना, यहाँ 8 जाता है। किस पे ज़्यादा है? क्योंकि परसेंट प्रॉफिट हम हमेशा बताते हैं क्या, जो प्रॉफिट हो रहा हो और सीपी इंटू 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाता है। ये 8 हुआ, ये 80 हुआ, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 0 कट जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% उत्तर इसका हो जाएगा 47 का। ठीक,
जिसको भी लगे कि स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, वो एक बार दो बार, जितनी बार उसको समझ में नहीं आए उतनी बार आप देखिए। आपको सरलता से मैं बता रहा हूँ, उतनी ही सरलता से आपको समझना भी है। ठीक है? हैं जी? शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, नागिन डांस देखने को बहुत मिलता है। गजब का नागिन डांस लोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो 48। ठीक, 48 में क्या है? किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्र के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? ठीक है? ठीक, आप ऐसा लिखो, यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी और यहां लिख दो एमपी। जब से मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, आपको दो तरीके या एक तरीके, दो तरीके, एक तरीके, ऐसे सवाल को बताता जा रहा हूं। और ज़्यादातर सवालों में आपने देखा होगा कि मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि ऐसा लिख लीजिए। ऐसा लिखने के बाद आपके सवाल बहुत ही सरल हो जाते हैं। ठीक, हम इसको रेशियो में बदल दें। अगर आप रेशियो बनाना जान जाते हैं तो जो अंक गणित वाला पार्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे और बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। ठीक, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप कम समय में सवाल का जवाब दें, तभी आप अपने सिलेक्शन की तरफ पहुंचेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। ठीक, सीपी 48। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए कपड़े वस्त्रों पर 25% छूट देता है। जब छूट की बात करेगा तो हमेशा मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस पे ही छूट मिलता है। तो 25% को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 25 चौका यानी 1/4 लिखेंगे रेशियो में। ठीक है, यानी जो 4 का आइटम रहा होगा, कितने में बेचा गया होगा? तो 3 में बेचा गया होगा। ठीक, यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320। ठीक, जो इनका देखो 4 पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है, कितना? 4 पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है, तो यानी इनका अंतर कितना है? आप देखो 1 का है। ये 1 किसके बराबर है? तो ये 1 400 रुपए के बराबर है। कितने? 400 रुपए के बराबर है। एक रेशियो बराबर 4, तो इस 4 का मतलब कितना? 4 गुणे 4 करेंगे तो 400, इसमें गुणा करेंगे 400 का तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 4 हो गया, तो इसी में आप गुणा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। इसी में 400 का हमने गुणा किया है कि नहीं? ठीक, अब देखो कह रहा है 320 रुपया। जिस आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो जो टैग लगा होता है कि इतने रुपए का है, उतना 320 रुपया लिखा है और हमें 320 रुपया 1600 रुपया बनाना है उसको। यानी कितनी शर्ट खरीद लें 320 रुपया वाली कि वो 1600 रुपया बन जाए? तो क्या इसी 1600 रुपया में अगर हम 320 का डिवाइड कर दें तो हमारा उत्तर नहीं आ जाएगा कि कितनी शर्ट हो जाएंगी? कितनी शर्ट? इस जीरो से जीरो को काट दो, 16 से इसको काट दो, 16 दूना 32 होता है। ये एक्चुअली में 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, यानी क्या? 320 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो वो 16, यानी कि 5 शर्ट हो जाएंगी। कितनी? 5 शर्ट हो जाएंगी। 5 शर्ट। अगर वो 400 का डिस्काउंट चाहता है तो उसको 5 शर्ट खरीदनी होगी 320 रुपए वाली, तो उसको 400 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से आप देखिएगा, जो मैंने आपको बताया है आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका है 49। क्या है 49 में? कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय वो 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ। यहां लिख दो सीपी, यहां लिख दो एसपी और यहां लिख दो एमपी। सारा सवाल मैं घूम फिरा करके इतने ही कॉन्सेप्ट पे बता दूंगा, सीपी एसपी एमपी पे। ठीक है, तो आपको ज्यादा अभी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना सीख जाओ। ठीक, अब सुनो, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 20 पंचे 100 होता है, 1/5 लिखेंगे। कितनी बार मैंने आपको बताया है तो आपको दिक्कत अब नहीं होगी। जो क्रय मूल्य है वो 5 है, 5 यूनिट है या 5 रेशियो है, और इसमें 20% ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये अंकित है, अंकित यानी कि मार्क प्राइस है।
ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है। बेचने के समय वो 10% का बट्टा देता है। देखो, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो हम अपने मन से ही क्या करेंगे, अपने मन से इसको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू बना लेते हैं। बड़ी वैल्यू बनाएंगे लेकिन रेशियो पे कोई अंतर नहीं आने देंगे। रेशियो में कोई अंतर नहीं आने देंगे, इसको हम बड़ी वैल्यू बना लिए। कैसे, इसमें जीरो बढ़ा देते हैं और इसमें भी जीरो। तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। जीरो से जीरो अगर हम काट देते हैं तो रेशियो सिमिलर रहेगा, 5 और 6 का ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है 10% का बट्टा देता है, तो 10% इसका निकालोगे, इसका 10% 6 होता है, तो क्या हम -6 करेंगे तो क्या एसपी पहुंच जाएंगे, तो ये आपका 54 हो जाएगा। बात समझे, 60 का 10% आप निकालेंगे तो वो 6 होता है, और हमें घटा लेना है, तो जैसे ही घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 54। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 60 में 90% का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देते हैं और हमेशा मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब क्या बताना है, अब कह रहा है कि लाभ बता दो। भैया लाभ बता देंगे, सीपी से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, तो सीपी पे ज्यादा है, और सीपी आपका कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। अब हमें परसेंट में बताना है, तो का 100 का गुणा करते हैं। 50 एकम 50 और 50 दूना 100 होता है। कितना हो गया, 4 दूनी 8%। यानी लाभ अगर कितना पूछ रहा है तो आपको बताना होगा कि लाभ कितना है। तो देखो 8% लाभ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इस सवाल में कोई खास दम नहीं था। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 50 नंबर। ठीक है, ऐसे ही मजेदार सवालों को सीखने के लिए आप अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सारी चीज़ें आप करके जाइए जो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ आप करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपको लगता है सेशन। ठीक है, 50 नंबर सवाल में क्या है, एक वस्तु को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताना है। फिर से मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है तो करना यह है कि यहाँ लिख लो और यहाँ लिख लो। हाँ जी, इतना तो लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख सकते हैं तो आपको 2% दिया गया है, यानी 2% की बात नहीं, 2 अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें देखिए आपको एक दिया गया है 10%। कितना, 10%। ये क्या है, ये डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट परसेंट है। दूसरा जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है, वो कहेंगे 12 है। ये है प्रॉफिट का परसेंट, 12%। यहां से यहां जाएंगे तो प्रॉफिट का रिलेशन यूज करेंगे, यहां से यहां आएंगे तो हम डिस्काउंट का रिलेशन यूज करेंगे। आपको ये बात मैंने कई बार बता दी है, तो आप इसको समझने योग्य है अभी, है कि नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अगर 12% को हम लिखना चाहें तो 12% को कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे। परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी रेशियो को बना पाएंगे या रेशियो में लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये काटो तो 4 तिया 12 होता है, 4 25 हम। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया और 4 पे सेम, यानी अगर ये सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अगर 25 है तो इसी में 3 बढ़ा दो, क्योंकि उसको 12% का लाभ चाहिए, तो इसी 25 में 3 बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। ये तो इसका खेल खत्म हो गया। ठीक, अब डिस्काउंट की बात करें तो उसके लिए एक अलग सा रिलेशन लेंगे और हम आकर के बाद में ऐड कर देंगे। डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट, तो 10% को 1/10 लिखते हैं, फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस 10 रहा होगा, अगर मार्केट प्राइस कितना 10 रहा होगा, तो 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहां से यहां आना होता है ना, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट। जैसे आप देखते हैं टैग लगा हुआ कि 1000 की शर्ट है, तो उस पर 20% डिस्काउंट देंगे, तो छूट दे रहे हैं, छोड़ करके, तो कितना 20% छोड़ करके, यानी आपको 800 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है। यानी 10 से कितना हो जाएगा, 9। भैया बेच रहे हैं बेच रहे हैं तो क्या जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी। दोनों में जो यहां से बढ़ने के बाद यहां पहुंच रहे हैं और यहां से घटने के बाद यहां आ रहे हैं, तो दोनों मामलों में जो सेलिंग प्राइस है क्या वो सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर वैल्यू सेलिंग प्राइस की सेम रहेगी
तो हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, नहीं तो अलग अलग हो जाता। यानी यहां के लिए ये बात तय हो जाती है कि ये और ये सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए क्या, यहां से 9 का गुणा कर दो और यहां 28 का गुणा कर दो। इसमें 9 का गुणा किए हैं तो इसका साथी ये है, तो इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमने 28 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 28 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सवाल ने कुछ ऐसे ही इसको फॉर्मेट बनाया है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, उसने इसका और इसका रेशियो पूछा है। ठीक, ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर हो जाए, क्योंकि एक ही कमोडिटी यानी एक ही वस्तु की बात हो रही है, उसी पे 12% लाभ भी हो रहा है, उसी पे 10% डिस्काउंट भी हो रहा है। तो भैया बेच तो वही चीज रहे हैं, जब बेच वही चीज रहे हैं तो हम सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे, और जैसे ही बराबर करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको उठा लो 25 गुणे 9 और इसका रेशियो बताना है इसके साथ, तो इसमें 10 गुणे 28 कर दो। रेशियो में हम काट पीट पाते हैं तो काट पीट दो इसको, तो 25 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 9 पचे 45 यानी 45 हो जाएगा, और ये 28 दूना कितना होता है 56। बस सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई थी, उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में काटना पीटना आसान होता है। तो हमने क्या 45 और 56 बता दिया है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 45 और 56। तो जहाँ कहीं भी हो उसको वहीं सेलेक्ट कर लो और उत्तर आपका यहीं हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आपको मैं रोज रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ाता रहूँगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में।